हेलो बच्चों, तो हम आज लेकर आए हैं 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, देखिए ये जो भी चैप्टर है इसमें से जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है और आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और इसको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए परिचय इसके बारे में है, जैसे कि हड़प्पा के बाद का काल आता है। जैसे ही हड़प्पा ख़त्म होता है ये इसके बाद का काल आता है। जिससे हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद 1500 वर्षों के अंतराल में कई महत्वपूर्ण विकास हुए, जिससे सिंधु नदी के तट पर ऋग्वेद का लेखन किया गया। ठीक है, और उत्तर भारत, दक्कन और कर्नाटक में कृषक बस्तियां बसी। दक्षिण भारत में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिले। महापाषाण यानी महापाषाण शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके, जिनमें पत्थर के बड़े ढांचे बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये सभी हड़प्पा के बाद के काल हैं और यहाँ से ये सभी महत्वपूर्ण विकास हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये काल यहाँ से शुरुआत होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए 600 ईसा पूर्व। ठीक है, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। जिससे इस काल को भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी काल माना जाता है, जिसके महत्वपूर्ण कारण थे आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों का उदय। ठीक है, जिसके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे, तो आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों का उदय, लोहे का बढ़ता प्रयोग यानी कि कृषि और युद्ध में क्रांति लाया। लोहा का उपयोग बढ़ते गया और कृषि में और युद्ध में क्या हुआ, क्रांति लाया। उसके बाद सिखों का विकास हुआ, यानी व्यापार में सुगमता। बौद्ध और जैन धर्म जैसी दार्शनिक विचारधाराओं का उदय होता है। ठीक है, 6वीं सेंचुरी यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे आते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, यानी कि देखिए इसमें स्रोत क्या क्या हुआ है। तो पहला बात है कि अभिलेख। ठीक है, अभिलेख यानी पत्थर, धातु या मिट्टी पर खुदी अस्थायी प्रमाण, इनमें राजाओं की उपलब्धियां और दान का विवरण होता है। ठीक है, अभिलेख में ग्रंथ में यानी कि ब्रह्मांड ग्रंथ यानी बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ सहित जो तत्कालिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सिक्के, कॉइन्स, इनके आहत सिक्के और बाद में सोने तांबे के सिक्के जो आर्थिक स्थिति और व्यापार को दर्शाते हैं। तो ये सभी इतिहास के पुनः निर्माण के स्रोत हैं, तो इस चीज़ को जरूर नोट करिए कॉपी में। ठीक है, आगे आता है अभिलेखा शास्त्र और लिपि विज्ञान। यानी कि अभिलेखा शास्त्र और लिपि विज्ञान क्या है, तो ये देखते हैं। देखिए जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो 1830 ईस्वी के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। कौन, तो जेम्स प्रिंसेस। तो कब, 1830। इस चीज़ को याद रखिएगा। लिपियों में राजा का नाम प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला, और कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी मिला। ठीक है, इससे भारतीय इतिहास के राजनीतिक अध्ययन को नई दिशा मिली। ठीक है, आते हैं आगे। अभिलेख होते क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभिलेख कठोर सतह यानी कि पत्थर धातु पर खुदे संदेश होते हैं और इसके महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि ये अस्थायी प्रमाण होते हैं जो समय के साथ नष्ट नहीं होते हैं। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, जन सामान्य की भाषा। अभिलेखों के अध्ययन को
अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। इनमें तिथियां भी होती हैं जिनसे काल निर्धारण आसान होता है। इसमें तिथि भी होती है जिससे काल निर्धारण आसान होता है। अगला पॉइंट देखिए, अब इसी काल में 16 महाजनपदों का उदय होता है, यानी कि आरंभिक होता है। और इसके बारे में जानते हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है जिन्हें क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। प्रमुख जनपद जो है वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती है। तो इनमें सबसे प्रमुख जो है वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती है। ये सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य थे। जनपद का अर्थ होता है जहाँ कोई जन यानी कुल जनजाति अपना पांव रखता है। जनपद करने का मतलब जहाँ कोई जन यानी कुल जनजाति अपना पांव रखता है। ठीक है, आगे महाजनपदों की व्यवस्था, महाजनपदों की शासन व्यवस्था। तो देखिए, राजतंत्र, अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था, सत्ता वंशानुगत होती थी। राजतंत्र पहले क्या था कि अधिकांश महाजनपदों पर एक राजा का शासन होता था और सत्ता जो है वंशानुगत थी। गण और संघ, तो सत्ता पुरुषों के एक समूह के साथ होती थी। भगवान और महावीर इन्हीं गणों से संबंधित थे। महावीर, भगवान बुद्ध और महावीर इन्हीं गणों से क्या थे? संबंधित है। किलेबंदी, देखिए प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे सुरक्षा के लिए किले से घेर दिया जाता था। ठीक है ना, तो किलेबंदी भी होता था। किलेबंदी, गण और संघ और राजतंत्र, तो महाजनपदों की शासन व्यवस्था ऐसे चलती थी। ठीक है, अगला बात धर्मशास्त्र और शासकों का नियम। अब आता है धर्मशास्त्र और शासकों का नियम। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मण ने संस्कृत में धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना शुरू की थी। ठीक है, देखिए शासक यानी वर्ण, अपेक्षा की जाती थी कि शासन क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ठीक है ना, निर्धारित नियम क्या था? ठीक है ना, शासक वर्ग का कि अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। राजस्व यानी किसानों और व्यापारियों और शिल्पकारों से कर, टैक्स, भेंट वसूलना था। यानी किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से क्या लिया जाता था? टैक्स। संसाधन क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना और वैध माना जाता था। यहाँ पर नियम क्या था कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी वैध माना जाता था। सुरक्षा, अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है मगध साम्राज्यों का उदय। मगध साम्राज्यों का उदय शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मगध की शक्ति के कारण, मगध की शक्ति के कारण देखिए 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इनके प्रमुख कारण थे यानी कृषि की उत्पादकता। कृषि की उत्पादकता, मगध क्षेत्र आधुनिक बिहार में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। लोहे की खदान यानी कि आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानों से हथियार और उपकरण बनाना सरल था। ठीक है, हाथी और नदियाँ यानी जंगलों में हाथी सेना के लिए उपलब्ध थे। गंगा नदी से व्यापार और आवागमन सुलभ था। तो ये देखिए सभी बातें थी यहाँ पे। कृषि उत्पादकता भी था, लोहे की खदानें भी थी, हाथियाँ और नदी जो व्यापार के लिए सुलभ बनाते। ठीक है, आगे मगध के महत्वाकांक्षी शासक कौन कौन थे? जैसे कि जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की सफलता का श्रेय वहाँ महान राजाओं को दिया है। जैसे बिंबिसार मगध की शक्ति का विस्तार करने वाला प्रथम महान राजा था। अजातशत्रु आक्रामक नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। महापन्नन एक विशाल साम्राज्य का नींव रखने वाला महापन्नन। इन राजाओं के मंत्रियों ने कठोर नीतियाँ लागू की जिससे मगध का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, देखिए आप लोग को जो भी
बता रहे हैं तो एक टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो आप लोग जितने ही कॉपी में अपना लिखिएगा तो ये आप लोग के बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा आप लोग को ये कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। आगे राजशाह से पाटलिपुत्र तक, ठीक है। देखिए राजशाह से पाटलिपुत्र यानी कि मगध की पहली राजधानी, इसका अर्थ राजाओं का घर। यह पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सुरक्षित किला था, ठीक है। अब आते हैं राजगिरी से क्या हुआ, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। 34 शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी बदली गई। यह गंगा के किनारे स्थित था, ठीक है, गंगा किनारे स्थित था, जो जल मार्ग व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो देखिए पहले राजगिरी था राजधानी, उसके बाद कहाँ लाया गया, पाटलिपुत्र लाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और पाटलिपुत्र जो था गंगा किनारे स्थित था और जल मार्ग व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य एवं एक ऐतिहासिक क्रांति, चंद्रगुप्त मौर्य से सम्राट अशोक तक, ठीक है। आगे चलिए, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो होती है और जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना याद रखिएगा 321 ईसा पूर्व में हुआ था, विस्तार पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री और रणनीतिकार, जिन्हें मगध के नंद वंश को उखाड़ने में मदद की। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य को चरमोत्कर्ष किया, ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम है, देखिए चाणक्य का 3 नाम होता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और एक नाम है कौटिल्य, ठीक है। तो सवाल पूछता है तो याद रखिएगा कि चाणक्य का कितने नाम हैं, तो 3 नाम हैं। देखिए पहला है चाणक्य, दूसरा है विष्णुगुप्त और तीसरा क्या है, कौटिल्य, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आते हैं मौर्य के इतिहास के स्रोत। इतिहासकारों ने निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया। मेगास्थनीज की इंडिका, देखिए पूछा जाए कि इंडिका किसका लिखा हुआ है, तो इंडिका याद रखिएगा मेगास्थनीज का लिखा हुआ पुस्तक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए यूनानी राजदूत का विवरण देता है। आज इसके लिए कुछ अंश ही उपलब्ध हैं, ठीक है। कौटिल्य का देखिए कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य, ठीक है। प्रशासन और राजनीति पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। पुरातात्विक साक्ष्य, और जो पुराना साक्ष्य मिला जिसे अशोक के शिलालेख, स्तंभ और मौर्यकालीन मूर्तिकला, ठीक है। आगे अशोक के अभिलेख और संदेश। अशोक प्रथम सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए थे, ठीक है। संदेश प्राकृत और अरमाइक और यूनानी भाषा में थे। इन संदेशों का मुख्य उद्देश्य धम्म का प्रचार करना था। किसका प्रचार करना था, धम्म का। ये अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में समान रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अगला अशोक का धम्म क्या था, ठीक है। धम्म के सिद्धांत अत्यंत साधारण और सार्वभौमिक थे। बड़ों के प्रति आदर और सम्मान, सन्यासियों और ब्राह्मण के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ मानवीय और उदार व्यवस्था, दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार और अगले संसार में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अशोक के धम्म ये सभी बातें बताता है, ठीक है। आगे साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। देखिए पाटलिपुत्र राजधानी था, तक्षशिला व्यापार मार्ग पर स्थित था, उज्जैनी व्यापार मार्ग पर स्थित, तौसली पूर्वी केंद्र था और स्वर्णगिरी कर्नाटक के सोने खदानों के लिए उपयोगी था, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा, ठीक है। आगे सैन्य संचालन और समितियाँ।
ठीक है। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया था। तो याद रखिएगा कितना, एक समिति और 6 उप समितियाँ। तो प्रथम उप समिति यानी कि इसका दायित्व था नौसेना का संचालन। द्वितीय में यातायात, खान पान और रसद की व्यवस्था, ठीक है। तीसरा है पैदल सैनिकों का संचालन। चतुर्थ है अश्वरोही यानी घुड़सवार का संचालन। और 5वां और 6ठा है रथारोहियों और हाथियों का संचालन। तो ये थी एक समिति और 6 उप समितियों की बातें, ठीक है। आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य का महत्व। मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या था? तो मौर्य साम्राज्य लगभग 150 साल तक चला, जो बहुत लंबा समय नहीं था, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक काल रहा। राष्ट्रीय नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना और इस काल की कला और मूर्तियाँ भारतीय इतिहास का उत्कृष्ट पहचान मानी जाती हैं, ठीक है। अगला बात, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या है? नियम क्या है? कानून क्या है? यानी दक्षिण के राजा और वैदिक राजत्व। आगे दक्षिण के राजा और सरदार के बारे में। तमिलकम क्षेत्र यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में नई सरदारियों का उदय हुआ, यानी कि चोल, चेर और पांड्य। ये राज्य बहुत समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। इनके बारे में जानकारी संगम साहित्य से मिलती है। इनके बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है? संगम साहित्य। उसके बाद सातवाहन आते हैं, मध्य भारत के शासक लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शक शासक यानी कि मध्य एशियाई मूल के शासक जिन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया। तो देखिए, तो चोल और चेर यानी पांड्य आए, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद शक शासक, ठीक है। आगे वैदिक राजा, ठीक है, वैदिक राजा, इसके बारे में राजाओं ने अपनी स्थिति ऊंच करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं से जोड़ा। कुषाण शासक, उन्होंने स्वयं को देवपुत्र यानी चीनी शासकों के स्वर्गपुत्र की भांति कहा। मथुरा के पास कुषाण राजाओं की विशाल मूर्ति एवं देश स्थान है लगाई गई थी। इसका उद्देश्य जनता के सामने स्वयं को शक्तिशाली और पूजनीय दिखाना था, ठीक है। आगे गुप्त साम्राज्य, साहित्य और साक्ष्य। गुप्त साम्राज्य और साहित्य और साक्ष्य, इसके बारे में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इनके इतिहास का मुख्य स्रोत है प्रशस्ति यानी कि राजा की प्रशंसा में लिखी गई कविताएं। प्रयाग प्रशस्ति हरिशर द्वारा रचित, जो समुद्रगुप्त के राजकवि थे। सिक्के और साहित्य यानी संस्कृत ग्रंथ। अब आते हैं आगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है। समुद्रगुप्त के स्रोत जो होता है, इस हरिशर ने समुद्रगुप्त को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया। अदिति की योद्धा यानी धरती का पर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। देवताओं के तुल्य उन्हें कुबेर, वरुण, इंद्र, यम के समान बताया गया। करुणा की प्रतिमूर्ति यानी दीन दुखियों के उद्धार के लिए तत्पर। विद्वता, वो गायन और कविता में निपुण थे। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए यानी समुद्रगुप्त को दिखाया गया, ठीक है। आगे बदलता हुआ देहात यानी कुछ ग्रामीण इलाका है जो अब इस टाइम का होता है, बदल रहा है, ठीक है। उसके बारे में जनता में राजा की छवि यानी राजा और ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध हमेशा सुखद नहीं थे। जातक कथाओं जैसे गंधतिंदु जातक से पता चलता है प्रजा राजा की कर वसूली की मांग से दुखी रहती थी। लोग रात में डकैतों और दिन में कर संग्रहकर्ता से त्रस्त थे। अनेक किसान गांव छोड़कर जंगल में बस गए, ठीक है। आगे उपज बढ़ाने के नए तरीके यानी उपज बढ़ाने के नए तरीके का हुआ। हल का प्रचलन, लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग विशेषकर गंगा और कावेरी घाटियों के उपजाऊ क्षेत्र में। धान की रोपाई, ठीक है। ट्रांसलेशन
तकनीक से धान की उपज में भारी वृद्धि हुई, हालांकि इसमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी। और उसके बाद आता है सिंचाई, इरिगेशन, कुओं, तालाबों और नहरों का निर्माण राजाओं और प्रभावशाली समुदायों द्वारा। ठीक है, आगे केस स्टडी यानी सुदर्शन झील के बारे में, कुछ झीलें के बारे में। गुजरात की यह झील राजाओं द्वारा जन कल्याण के कार्यों का एक उत्तम उदाहरण है। निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा, मरम्मत रुद्रदामन द्वारा। 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सत्शासक रुद्रदामन ने अपने खर्चे से इस झील को क्या करवाया था, मरम्मत करवाया था। उसके बाद मरम्मत गुप्त काल में होता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त शासकों ने फिर से इसे ठीक करवाया। राजाओं ने सिंचाई साधनों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया ताकि उनकी छवि एवं परोपकारी शासक बनी रहे। अगला बात देखिए, अगला टॉपिक आता है ग्रामीण समाज और में विभिन्नताएं। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या था? नई प्रौद्योगिकी से लाभ सबको समान नहीं मिला, समाज वर्गों में बंट गया। गृहपति, देखिए गृहपति घर का मुखिया जो महिलाओं और दासों और भूमि पर नियंत्रण रखता था। वेलार यानी कि तमिल साहित्य के अनुसार बड़े जमींदार। हलवाहा खेती करने वाले किसान। अड़िमई यानी कि दास या भूमिहीन श्रमिक। तो भूमि का स्वामित्व और श्रम समाज में प्रतिष्ठा का मुख्य आधार। ठीक है, आगे आते हैं भूमिदान और ग्रामीण सिद्धांत। सम्राट वर्ग, देखिए ईस्वी की आरंभिक शताब्दी से भूमि दान के प्रमाण ताम्रपत्रों पर लिखते हैं। अग्रहार वह भूमि जो ब्राह्मण को दान दी जाती थी वो अग्रहार कहलाती थी, यानी कर मुक्त। प्रभावी गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, उन्होंने भूमि दान किया जो दर्शाता है कि रानियों के पास स्वतंत्र अधिकार थे। भूमि दान से कृषि का विस्तार हुआ और राज्य के नए समर्थक सामंत पैदा हुए। ठीक है, आगे नगर एवं व्यापार शहरी विकास। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास जो संचार मार्गों पे स्थित है, जैसे नदी मार्ग, जैसे पाटलिपुत्र जो जल व्यापार के लिए सुलभ था। थल मार्ग यानी जैसे उज्जैनी जो जमीनी व्यापारिक रास्तों के केंद्र था। समुद्र तट जैसे पुहार जहाँ से समुद्री व्यापारिक मार्ग प्रारंभ होते थे। अगला नगरीय जनसंख्या और श्रेणी। नगरों में राजाओं के अलावा अमीर लोग और शिल्पकार रहते थे। उत्कृष्ट मर्तिज प्रांत यानी कि उत्कृष्ट श्रेणी के चमकदार मिट्टी के बर्तन थे। श्रेणी क्या था कि व्यापारियों और उत्पादकों के संग के कच्चे माल की खरीद और आसान की बिक्री का प्रबंध करते थे। नगरों में धोबी, बुनकर, लिपिक, स्वर्णकार और धार्मिक गुरुओं का निवास था। ठीक है, आगे समुद्र पार जो व्यापार होता था उसके बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापारिक मार्गों का जाल बिछाया गया था, यानी कि मध्य एशिया तक थल मार्ग और बंगाल की खाड़ी से चीन दक्षिण पूर्व एशिया तक जलमार्ग था। मालाबार तट यानी कि केरल, काली मिर्च की भारी मांग यानी रोमन साम्राज्य में मसाले, कड़े कपड़े, जड़ी बूटियाँ और मोतियों का निर्यात होता था मालाबार तट से। और सफल व्यापारियों को मस्तुअन यानी तामिल और सेडी यानी प्राकृत कहा जाता था। ठीक है, अगला सिक्के और राजा मुद्रा अर्थव्यवस्था। देखिए आहत सिक्के यानी चांदी और तांबे के सबसे पहले सिक्के शासकों और व्यापारियों द्वारा जारी, तो उसे क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। हिंदू यूनानी सिक्के यानी सबसे पहले राजाओं की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के। ठीक है, हिंदू यूनानी सिक्के आए। उसके बाद स्वर्ण मुद्राएं आई। कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त शासकों के सिक्के कला और सोने की शुद्धता श्रेष्ठ है। तो याद देखिए सवाल पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। ठीक है, आगे लिपियों को कैसे पढ़ा गया? लिपि जो है पहला आता है मान लीजिए ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी
इसे देवनागरी अक्षरों से मिलान करके पढ़ा गया। दूसरा है खरोष्ठी, यानी कि पश्चिमोत्तर में के हिंदू यूनानी सिखों की मदद से पढ़ा गया। ठीक है, नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों में थे। आगे प्रियदर्शी, राजाओं की उपलब्धियों की तुलना करके अशोक की पहचान की गई। ठीक है, अगला बात अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं। अभिलेख साक्ष्य की सीमाएं क्या की थी? अभिलेख से प्राप्त जानकारी कुछ तकनीक और मौलिक सीमाएं थी। पहला है तकनीक सीमा, अक्षर हल्के उत्कीर्ण हो सकते हैं या अभिलेख नष्ट हो जाते हैं। अर्थ की समस्या, कुछ शब्दों का अर्थ समय और स्थान के अनुसार बदल जाता है। चयनात्मक इतिहास, अभिलेख केवल उन्हीं के विचार बताते हैं जिन्हें बनवाते हैं। रोजमर्रा का जीवन, यानी खेती और आम जनता के सुख दुख का विवरण इनसे अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये सभी अभिलेख के साक्ष्य और सीमाएं थे, इनसे सभी प्रमाण मिलते थे। अगला सवाल देखिए, अब आता है इतिहास का घटना कालक्रम। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय होता है। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का यानी शासन का आरंभ होता है। 272 ईसा पूर्व में अशोक का शासन कहलाता है और 78 ईसा पूर्व में कुषाण वंश का स्थापना होता है, जिसमें कनिष्क महत्वपूर्ण है। उसके बाद 320 ईसा पूर्व में गुप्त शासन का आरंभ होता है। तो ये सभी मुख्य घटनाएं हैं। तो आप लोग का ये कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए, कुछ भी हो, मतलब कि पूरा कैसे होता है, जो भी बताया गया है, तो आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट करिए और उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आप लोग का ऐसे ही नए वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।